हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से आज के इस क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो चलिए ड्रीम क्लासेस पे, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक चल रहा था उसके पार्ट 2 को आज हम लोग देखेंगे। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो काफ़ी खास होने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू होंगे वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाए। और ये बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का अगला जो नोटिफिकेशन होगा वो उनको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो भी बच्चे क्लास 12th और 10th की स्टडी करना चाहते हैं, हमारे लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड करिए और वहाँ से हमारे क्लास को ज्वाइन करके भी आप वहाँ पे उसकी सुविधा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ले लेंगे, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज की वीडियो हमारी ये पार्ट 2 की होने वाली है, केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल हमारा है आज का पहला और इस टॉपिक का 12वां सवाल। सवाल है कि देखिए, सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। इसके पहले हम लोगों ने 11 अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखा था, और इस पार्ट में भी हम लोग लगभग 10 से 12 अच्छे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सवाल हमारा क्या है जी, सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। काफी अच्छा सवाल है। इसका जवाब होगा कि किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ठीक है, फिर से देखिए पढ़ रहे हैं, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, एकदम सटीक जवाब है, एकदम इजी है कि किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, जो दो समांतर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर जा रहा है, एक इस तरह से एक इस तरह से, तो उसके बीच की जो ये दूरी होगी, उसकी दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जो उसका पूरा क्षेत्रफल होगा, उसके अनुपात को क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से सारे बच्चे नोट्स बनाना होगा, बना लीजिएगा या अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर। ठीक है, देखिए 13वां सवाल हमारा। तो कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरे क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, जिन बच्चों को कोई कठिनाई हो या कुछ भी सवाल को पूछना हो या और भी कोई रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास का 13वां प्रश्न है आज का हमारा, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है जी, एग्जाम में ये बनता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या होता है। तो इसका जवाब जानेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए हमारा जवाब कितना सटीक होता है, बच्चों को याद करने में एकदम आसानी होगी। ठीक है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात, घात का मतलब पावर, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, मतलब देखिए एकदम इजी है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के बराबर होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है अभिकारक की सांद्रता की घात यानी पावर जो है वो इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, चलिए एकदम इजी था। आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल, 14वें सवाल की ओर। ठीक है, चलिए तो एकदम भी अंत तक बने रहिएगा सारे बच्चे, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। देखिए 14वां प्रश्न हमारा है, परासरण को परिभाषित करें। काफी अच्छा सवाल है जी, ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि परासरण क्या होता है उसको परिभाषित करिए, यानी इसकी परिभाषा लिखिए। तो इसका जवाब जानेंगे, वैसी प्रक्रिया, ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अभी आप यहाँ पे याद रखिए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। ठीक है, फिर से देखिए एकदम कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक है, विलायक के अणु जो है वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह कर जाता है। स्वतः का मतलब अपने आप वह प्रवाह कर जाता है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। तो देखिए इसका अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा यही सवाल है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है जी। ठीक है, एकदम टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे और हमारा एग्जाम इस बार बेहतर जाने वाला है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, हमारे नोट्सबुक को तैयार कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे
नोट्स खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं ड्रीम क्लासेस के थ्रू, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करिए, उनकी सहायता जरूर की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? जैसा कि ऊपर वाले टॉपिक में आया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि वैसा झिल्ली या वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं। ठीक है, वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, विलायक के अणु ही प्रवाह करते हैं। प्रवाह का मतलब उससे आर पार होते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाते हैं। एकदम इजी है, आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। 16वें प्रश्न पे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के एक और बेहतरीन प्रश्न पे। प्रश्न हमारा देखिए जी कि परासरण दाब क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार ये भी एग्जाम में बना है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है कि परासरण दाब क्या है, इसको परिभाषित करें। तो परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब, कितना इजी है देखिए, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब इस परासरण को रोकने के लिए जो बाहर से हम दाब का प्रयोग करते हैं, प्रेशर का, उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से सूचित किया जाता है। काफी इजी है और बहुत ही ज्यादा बच्चों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गाइड वगैरह या गैस पेपर वगैरह में इसके जो आंसर होते हैं वो काफी पेचीदा होता है, तो बच्चों को पढ़ने में भी काफी कठिनाई होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बार बार बच्चों को सलाह देते हैं कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए एकदम इजी लैंग्वेज में, हैंड रिटन नोट्स, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारी टीम काफ़ी कम फी में आपको नोट्स प्रोवाइड करके आपकी मदद जरूर करेगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम अंत तक बने रहिएगा, कोई भी बच्चे वीडियो से अलग नहीं होंगे, क्लास में अंत तक बने रहेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न, और सबसे अच्छा सवाल ये भी है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछता है जी एग्जाम में, उल्टा परासरण क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो उल्टा परासरण के बारे में जानेंगे कि यदि विलयन पर, ठीक है देखिए जवाब क्या होगा, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, प्रयुक्त का मतलब प्रयोग करें, यदि किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयोग करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, या देखिए, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, उल्टा परासरण तथा या फिर प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, एकदम इजी सवाल था और इसका जवाब भी उतना ही सटीक था। चलिए सवाल नंबर 18वें पे बढ़ते हैं, तो एकदम ये स्किप नहीं करिएगा, कम से कम 22 प्रश्नों तक हम इस वीडियो में जाएंगे और इसी तरह से हमारा ये पार्ट जो है वो लगभग 100 प्रश्नों तक जाएगा और आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा इन 100 प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18वां एकदम इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी बनता है क्वेश्चन कि कोलाइड क्या होता है, इसका जवाब हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका जवाब जानते हैं हम लोग कि कोलाइड क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइड कहलाता है। ठीक है, क्या है आंसर इसका, वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइड कहलाता है। जैसे कि इसमें जानेंगे गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। कोलाइड के उदाहरण क्या है जी, गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये सब प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछेगा कि गोंद जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो कोलाइड का, या पूछेगा इनमें से कौन सा एक जो पदार्थ है वो कोलाइड का एग्जाम्पल है, तो गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो एकदम टॉपिक क्लियर करते जाइएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलते जाएगा टॉपिक में ही। ठीक है, चलिए अगला 19वां, इसको हम वीवीआई करवा देते हैं, इस बार एग्जाम में आने का चांस है, अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए जी, काफी इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए कि क्रांतिक ताप, क्रांतिक कोण भी अभी आएगा, अभी यहाँ पर है देखिए, क्रांतिक ताप को परिभाषित करें। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब जानते हैं, क्रांतिक कोण शायद वहां पर हमारा फिजिक्स में पढ़ने का था, यहाँ पर अभी हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्रांतिक ताप यानी क्रांतिक टेम्परेचर को पढ़ना है। तो इसका जवाब होगा वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एकदम इजी सा जवाब है कि वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना हो। ठीक है, वैसा क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप कहलाएगा। ठीक है,
अच्छे से नोट्स कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी 3 और प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास में, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, और कुछ अगर पूछना हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। ये देखिए, देखिए 20वां सवाल, ये भी काफी अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा और छोटा सा टॉपिक है कि भौतिक अधिशोषण क्या है। एक आएगा रासायनिक अधिशोषण, एक आएगा भौतिक अधिशोषण, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सवाल होता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि भौतिक अधिशोषण होता क्या है। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा कि जब अधिशोषण की सतह पर, ठीक है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा, जब अधिशोषण की सतह पर अधिशोष्य भौतिकी पर जैसे VWB द्वारा बंधे होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक बार फिर से देखिए कि जब अधिशोषण की सतह पर अधिशोष्य भौतिकी पर जैसे VWB द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा बंधे होते हैं, VWB द्वारा बंधे होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि ये अधिशोषण क्या होता है, तब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21वां सवाल, देखिए सवाल हम लोग एक ये भी समझेंगे कि अधिशोषण क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़ा, पहले अधिशोषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जवाब होगा किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर, क्या है जवाब, किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण, ठीक है, किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सभी का। फिर इसमें जानेंगे कि अधिशोषण की प्रक्रिया सदैव उष्माक्षेपी होती है। वस्तुनिष्ठ में ये पूछेगा जी कि अधिशोषण की प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है, तो उष्माक्षेपी। अब उष्माक्षेपी उष्माशोषी तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, जिसमें ऑक्सीजन और ये वाला उष्मा ग्रहण करती है और एक उष्मा बाहर निकालती है। जो उष्मा ग्रहण करती है वो उष्माशोषी, जो बाहर निकालती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद, ठीक है। तो इसका भी आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, ये सब का टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए अब ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से दोनों को कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, एकदम अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और आइए आज के लास्ट सवाल की ओर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का है, फिर हम लोग अगले पार्ट में 10 से 12 प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर होते जाएगा। सवाल नंबर 22वां है हमारा, ये देखिए। चलिए अच्छे से, थोड़ा परेशानी हो रही होगी तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सवाल नंबर 22वां है, ताप गुणांक को परिभाषित करें। ठीक है, क्या है प्रश्न, ताप गुणांक को परिभाषित करें। जवाब होगा इसका कि किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर, अंतर का मतलब दोनों के बीच का अंतर, अगर ये 20 है और ये 10 है तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांक के अनुपात को ही ताप गुणांक कहा जाता है। और ताप गुणांक बराबर के इक्वल टू हमारा हो जाएगा +- 10, यानी कि के ये सॉरी +- ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा KT इक्विवेलेंट 2 से 3 के बीच, ठीक है। तो चलिए एकदम याद रखिएगा, ये सब नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। मेन आपका यहाँ पर परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। और ये वाला भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा टॉपिक, तो एकदम आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ठीक है। और अगले पार्ट में भी हम लोग इसी तरह के कुछ और अच्छे अच्छे क्लासेस को लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर इस तरह के क्लासेस करवाने से बच्चों का ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और उनका तैयारी भी जो है काफ़ी अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो बस बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आगे और भी देखने को मिलेंगे। तो बस जो भी बच्चे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जो हमारे लर्निंग ऐप से क्लास करना चाहते हैं, हमारे लर्निंग ऐप को जाइए आप, ये प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, डाउनलोड करिए और हमारे क्लास को वहाँ से घर बैठे ज्वाइन करिए, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात करके यहाँ पे सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज के क्लास में और मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है।